नमस्कार, मैं हूँ रचना सिंह और आप देख रहे हैं हमारा फ़ोन इन लाइव प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से लगातार हमारी ये कोशिश होती है कि हम आपकी बात जो है वो आपके एक्सपर्ट से करा सकें, यानी सीधी बात आपके एक्सपर्ट के साथ, यानी सवाल आपके और जवाब एक्सपर्ट के। तो आप तुरंत हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए आप हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 1800-3456-171। इस पर आप हमें लगातार कॉल कर सकते हैं। और आज का जो विषय हम लेकर आए हैं वो है पाचन संबंधी समस्याएं, लक्षण और निवारण। और इस विषय पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शांतम मोहन, जो शहर के जाने माने गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आपका धन्यवाद। सर, सबसे पहले हम समझना चाहते हैं कि अभी जो हमने एक वीडियो भी देखा, और इस वीडियो के माध्यम से ही मैं पहला सवाल आपसे ये समझना चाहती हूँ कि ये पाचन संबंधी समस्याएं आखिर हैं क्या, और क्या हैं इसके लक्षण, और कब इनके लक्षणों की पहचान हम कर सकते हैं? पेट में जो भी होता है, जो भी कष्ट होता है, लोग उसको पाचन से जोड़ देते हैं। तो एग्जैक्टली पाचन का समस्या कोई एक बीमारी नहीं है। पेट में होने वाले सारे दिक्कतों को लोग अलग अलग तरह से पाचन में समस्या, गैस की समस्या, इस तरह से कहते हैं, जिसमें मेनली जो आता है वो पेट में जलन, भारीपन, खट्टा डकार, कब्जियत होना या दस्त होना, ये सब सारे के सारे पाचन के उसमें ही आते हैं। जी जी। तो सर, हम ये जानना चाहते हैं कि समस्या से पहले हम देखते हैं कि हमारे जो कॉलर्स हैं वो कॉल पे हमसे क्या जवाब चाहते हैं और सर से क्या जवाब चाह रहे हैं। हेलो। हेलो मैम। जी हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप अपने विशेषज्ञ से अपने सवाल को पूछिए। मैं वीरपाल सिंह बोल रहा हूँ, हरदोई उत्तर प्रदेश से। हाँ बताइए वीरपाल जी। सर, डॉक्टर साहब नमस्कार। जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मेरी उम्र 60 वर्ष के आसपास है। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है। हेलो, मेरी उम्र लगभग 60 वर्ष है। हाँ जी। और ये जानना चाह रहा हूँ कि इस उम्र में पाचन तंत्र सही रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इस उम्र में पाचन तंत्र को ठीक रखने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे ज़रूरी है खान पान का ध्यान रखना और शरीर को एक्टिव रखना। खान पान में जो जनरल प्रिकॉशन हमें करना चाहिए वो है तेल मसाला स्वाद भर यूज़ करना चाहिए। तेल मसाला पचाने के लिए कोई एंजाइम नहीं है शरीर में, तो आज एक्स्ट्रा तेल मसाला खाएंगे तो वो आपको दिक्कत देगा। दूसरा है व्यायाम किसी न किसी रूप से करना है। हर एक आदमी का क्षमता अलग होता है। आप 60 साल के हैं तो अब आप एक 20 साल के आदमी की तरह एक्सरसाइज आप नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ना कुछ एक्सरसाइज आप जरूर कर सकते हैं। तो शरीर को किसी न किसी रूप में जितना आपसे हो सकता है एटलीस्ट उतना ही कम से कम एक्टिव रखिए। अगर 45 मिनट तक आप एक्सरसाइज आप डेली करते हैं तो एक बेसिक फिटनेस शरीर का बनाए रखने के लिए वो सफिशिएंट होता है। इसके अलावा आंत के लिए फल, सब्जी, सलाद अच्छा चीज़ है। इसको खाने से आपके आंत के बहुत सारे प्रॉब्लम आपसे दूर रहेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। और अब हम सवाल की तरफ आगे बढ़ें उससे पहले हमारे पास एक और कॉल है। जी हेलो। हेलो, आप अपना सवाल पूछिए। आगे बढ़ें उससे पहले हमारे पास एक कॉल है। जी हेलो। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। जी, हम प्रभाकर प्रसाद सिंह। मेरा सवाल है कि मैडम हमको फैटी लीवर है। हेलो जी। हाँ बताइए, सुन रहा हूँ। जी हमको डॉक्टर बोलता है कि हमको फैटी लीवर है। हाँ, तो फैटी लीवर क्या होता है और उसका सर इलाज क्या है, मुझे बताइए। देखिए फैटी लीवर कुछ बिल्कुल नया चीज़ नहीं है। जिस तरह शरीर के बाकी हिस्से में चर्बी जमा हो रहा है उसी तरह लीवर में जमा हो रहा है। शरीर का सारा चर्बी का बनना और उसका शरीर से बाहर निकालना, ये सारा प्रोसेस सिर्फ लीवर में होता है। तो जब फैट का ज़्यादा बनता है और बाहर यूज़ नहीं होता है तो फिर हमारे बाकी जगह के जैसे हमारे लीवर में जमा होने लगता है। जब ये लीवर में जमा होता है तो ये इन्फ्लामेशन करता है, लीवर को डैमेज करता है। हालांकि ये स्लो प्रोसेस है, लेकिन ये बिल्कुल इतना भी स्लो नहीं है कि आप इसको टाल सकते हैं। तो जब से पता चला है कि फैटी लीवर है तो आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। जिस तरह शरीर के बाकी हिस्से से चर्बी हटाने के लिए कोई अलग दवाई नहीं है,
उसी तरह लिवर से फैट हटाने का कोई दवाई नहीं है। जो भी दवाई फैटी लिवर में चलता है वो आपका इसलिए चलता है कि वजन घटाना एक दिन का काम नहीं है, एक्सरसाइज का इफेक्ट एक दिन में नहीं आ जाता है। तो जब तक आप वो कर नहीं लेते हैं तब तक कुछ वो आपको हेल्प करेगा, लेकिन जब तक लिवर में फैट है डैमेज होता रहेगा। इसलिए सबसे ज़रूरी है वेट घटाना। एटलीस्ट 10% वजन घटेगा आपका तो कुछ लिवर में सुधार होगा, लेकिन सिर्फ 10% घटा लेने से काम नहीं चलेगा। अगर आप आइडियल बॉडी वेट अचीव करते हैं जो कि आपके हाइट वेट ये सब के हिसाब से होता है तो वो बेस्ट रहता है। तो वो जब तक इंडिविजुअल पता नहीं रहेगा तब तक मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। BMI स्कोर से आप देख सकते हैं, BMI स्कोर अगर आपका 23.5 के नीचे है तो आप हेल्दी हैं। लेकिन एक और सिर्फ मोटे लोगों में ही फैटी लिवर नहीं होता है, फैटी लिवर पतले लोगों में होता है, लीन नैश या लीन फैटी लिवर कहते हैं। तो अगर आप पतले भी हैं और पेट के इस एरिया में चर्बी जमा हो रहा है तब भी आपको फैटी लिवर दिखेगा। तो एटलीस्ट इतना एक्सरसाइज करना है कि शरीर के जो फैट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली बना रहे, कहीं पे एक्स्ट्रा फैट डिपोजिशन नहीं हो। जी सर, हम सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। पाचन संबंधी समस्याओं को लेकर हम बात कर रहे हैं आज। लक्षण कौन कौन से हैं जो प्रमुखता से नज़र आते हैं? सर मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगी, हमारे एक कॉलर हैं हमारे साथ फ़ोन लाइन पे। हेलो हेलो सर। हाँ हेलो, बताइए। हेलो डॉक्टर साहब, ये मेरा पेट एक बार में साफ नहीं होता। वैसे तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2-3 बार जाना पड़ता है टॉयलेट। ये नॉर्मल है कि कोई बीमारी है? ये जानना। देखिए मेडिकल लैंग्वेज में अगर बोलें तो 1 से 3 बार स्टूल को नॉर्मल माना जाता है। और एक तो उतना ही लेकिन होता है। हाँ, लेकिन ये एकदम एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, कुछ बीमारी में आपका स्टूल बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होता तब भी बीमारी निकल सकता है, लेकिन जनरली 1 से 3 बार तक अगर आप लैट्रिन जाते हैं तो उसको नॉर्मल माना जाता है। अगर बहुत ज़्यादा पतला नहीं है तो 3 बार से अगर आप अधिक जाते हैं तो फिर वो डायरिया कहलाता है, और अगर हार्ड हो रहा है या डेली नहीं हो रहा है तो फिर वो कॉन्स्टिपेशन कहलाता है। तो 2 बार तक अगर है तो जैसा भी लैट्रिन है वो नॉर्मल है। अगर उसमें खून नहीं आ रहा है, चर्बी नहीं आ रहा है, ज़्यादा म्यूकस नहीं आ रहा है तो 2 बार लैट्रिन ठीक है। कभी कभार 3 हो रहा है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 से 2 बार है तो कोई भी बिल्कुल परफेक्ट है वो। कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ी समस्या है सर आज के समय में। और जब अभी हम लक्षणों की बात पर आ रहे थे, और कौन कौन से लक्षण हैं जो पाचन संबंधी समस्याओं में बहुत प्रोमिनेंटली नज़र आते हैं? मेन जो है एसिडिटी वाला जो प्रॉब्लम है, इसमें लोग गला जलना या पेट जलना बताते हैं, या पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द बताते हैं। खाना खाने के बाद पेट का फूला फूला भारी भारी लगना, या फिर थोड़ा सा खाते ही लगना पेट पूरा भर गया है, या फिर कब्जियत होना, या लैट्रिन 3 बार से ज़्यादा होना, या कई बार काफ़ी पतला होता तो लोग उससे भी घबराते हैं, भले 1 ही बार 2 बार हो रहा हो। तो ये सब मेन समस्या है जिसके लिए लोग जनरली गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से संपर्क करते हैं। जी, यहाँ हम एक और सवाल ले लेते हैं। मेरा प्रश्न यह है डॉक्टर साहब से कि पेट की समस्याएं आजकल इतनी हो रही है तो उसका क्या मूल कारण हो सकता है? खान पान है या लाइफ स्टाइल है? उस पर ज़रा प्रकाश डालें आप। जो पाचन का जो हम लोग समस्या कहते हैं वो बेसिकली सिम्टम है, वो कोई अपने आप में बीमारी नहीं है। ये सिम्टम बीमारी के कारण भी होता है और अधिकांश लोगों में लाइफस्टाइल प्रॉब्लम के कारण होता है। अगर एक एवरेज हम लेके बोलें, बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा नहीं है, बस समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो अगर 100 लोग अगर इन समस्याओं को लेके आते हैं तो 95% में बीमारी नहीं होता है, वो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम होता है। सीडेंटरी लाइफ, स्ट्रेसफुल लाइफ का देन होता है, खान पान का गड़बड़ी का देन होता है। लेकिन 5% तक उसमें आपको बीमारी भी निकल सकता है। तो बीमारी किस में निकलेगा, ये बिल्कुल वैसा नहीं है कि कोई नियम है कि ये होगा तभी बीमारी होगा। लेकिन अगर आपका वजन घट रहा हो, खून की कमी हो, पेट में ज़्यादा दर्द हो, उल्टियाँ होती हो, पेट में कुछ मांस जैसा, गोल जैसा, कुछ हार्ड जैसा फील होता हो, तो ये सब होने पे बीमारी का संभावना ज़्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये नहीं है तो बीमारी नहीं हो सकता है। ओल्ड एज में ये नहीं होने पर भी कई लोगों में बीमारियां निकल जाती है। और यंग एज में अगर इतना ये सब चीज़ नहीं है तो कुछ दिन दवाई खा के देख सकते हैं। लेकिन अगर एज अगर आपका 45 के ऊपर है और ये सब सिम्टम आ रहा है, और ये जो रेड फ्लैग साइन मैंने बताया आपको, इसमें से कोई भी है तो फिर तुरंत डॉक्टर से मिलना है, बेसिक जांच कराना है। ये रेड फ्लैग साइन अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये है तो बीमारी निकल ही जाएगा, लेकिन बीमारी होने का चांस बता रहा है तो इसमें निश्चिंत हो जाना जरूरी है। क्योंकि कोई भी बीमारी अगर समय पे पकड़ में आएगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा, आसानी से ठीक हो जाएगा। ज़्यादा देरी होने पर फिर हो सकता है वो बीमारी पकड़ में तो आ जाए लेकिन वो इलाज के लायक नहीं बचे उस समय तक। तो सवाल आपके और जवाब एक्सपर्ट में अगला सवाल ले लेते हैं।
हेलो डॉक्टर, मुझे जानना था कि आजकल कोई ना कोई ऑलमोस्ट सभी कोई किसी ना किसी तरह का मेडिसिन उपयोग में ले रहा है, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो होम्योपैथिक हो। किसी ना किसी तरह के प्रॉब्लम से जूझते हुए वो मेडिसिन का उपयोग करते हैं ताकि वो सही रहे। तो क्या हमारे लीवर पे इसका बुरा असर पड़ता है? क्या अगर हम मेडिसिन ले रहे हैं तो क्या ये हमारे लिए हानिकारक है? हमारे लीवर के लिए ये कितना हानिकारक है और कितना अच्छा? आप हमें ये थोड़ी सी इसके ऊपर आप मुझे सलाह दें। देखिए, हर दवा का साइड इफ़ेक्ट होता है, लेकिन हर दवा का लीवर पे ही इफ़ेक्ट हो ज़रूरी नहीं है। कुछ दवाएं हैं जो लीवर को हार्म करती हैं, लेकिन सारी दवाओं का लीवर पे हार्म नहीं होता है। कौन सा दवाई किस तरह मेटाबोलाइज हो रहा है हमारे शरीर में, उस पर डिपेंड करता है। शरीर से बाहर निकलने का मेनली 2 रूट है, एक किडनी के थ्रू, एक लीवर के थ्रू। जो भी अधिकांश दवाई हैं ये 2 के थ्रू निकलती हैं। इसमें से कुछ दवाई है जो लीवर को नुकसान कर सकती हैं, लेकिन आदमी कभी शौक से दवाई नहीं खाता है, आदमी मजबूरी में दवाई खाता है। तो थोड़ा बहुत साइड इफ़ेक्ट हमेशा होने का चांस रहता है, लेकिन आप दवाई इसलिए नहीं खा रहे हैं कि आपको कुछ मतलब शौक से नहीं खा रहे हैं, आप कुछ दिक्कत है तभी खा रहे हैं। बिल्कुल। तो हमेशा बेनिफिट और रिस्क जज करके दवाई स्टार्ट होता है। और ऐसे में डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर से पूछ के दवाई खाएं। ज़्यादा रिस्क रहता है तो डॉक्टर पहले आगाह करता है कि ये हो सकता है। जिसमें कम रिस्क है उसमें डॉक्टर आपको हो सकता है नहीं बताएं, लेकिन आपको जागरूक रहना है। कुछ भी दवाई, कोई भी नया दवाई स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ भी दिक्कत अगर महसूस हो रही है तो डॉक्टर से जाकर जरूर बता दें। बिल्कुल। हमारे पास एक और कॉलर हैं जो फ़ोन लाइन पर हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो जी हेलो, नमस्कार मैम। हेलो, नमस्ते। अपना सवाल पूछिए। जी सवाल है मैम, गैस्ट्रोलॉजी में एक ब्रोनोस्कोपी होता है, तो उसमें क्या परेशानी और क्या दिक्कत आता है मरीज को? कोलोनोस्कोपी में बेसिकली बड़ी आंत का एंडोस्कोपी करके हम लोग बड़ी आंत, और कोशिश रहता है कि छोटी आंत का जो लास्ट पार्ट है वहाँ तक देखा जाए। हर प्रोसेस का कॉम्प्लिकेशन होता है, आप कुछ भी करते हैं उसका कॉम्प्लिकेशन होता है। तो कोलोनोस्कोपी में भी कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं जो सीरियस भी हो सकते हैं। कुछ माइनर जो होते हैं तो वो जनरली पेन होता है। अगर आप एनेस्थीसिया में नहीं करवा रहे हैं, थोड़ा बहुत पेन होता है, क्योंकि कोलोन जो है वो स्ट्रेट नहीं है, वो 3 जगह से मुड़ा हुआ है। तो उस मोड़ पे जब भी स्कोप मुड़ता है तो थोड़ा बहुत पेन हो सकता है। सब में अलग अलग, किसी में ज़्यादा मोड़ होता है तो उसमें ज़्यादा पेन हो सकता है, लेकिन वो 5-10 सेकंड 15 सेकंड में वो आगे बढ़ने पे कम हो जाता है। तो ऐसा भी नहीं है कि बिना बेहोशी के नहीं कराया जा सकता है, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा एंक्सियस होते हैं तो उनमें ज़्यादा दिक्कत होता है। कुछ लोग के अंदर आंत में चिपका उपका है तो उनमें ज़्यादा दिक्कत होता है, तो वो लोग फिर बेहोशी में करवा सकते हैं। मेन जो खतरा होता है कोलोनोस्कोपी में वो होता है आंत के फटने का, जो कि एक दिक्कत है, जो कि दवा से फिर ठीक नहीं हो सकता है। उसके लिए फिर तुरंत सर्जरी करना पड़ जाता है। इसके अलावा कहीं कट छिल गया तो ब्लीडिंग हो सकता है, या फिर कोलोनोस्कोपी के माध्यम से हम लोग कुछ ट्रीटमेंट देते हैं। उस ट्रीटमेंट के कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे अंदर पॉलिप होता है, गांठ होता है, तो उसको काट के निकालते हैं। तो काट के जिस जगह से काटा है वहाँ से ब्लीडिंग हो सकता है, स्ट्रक्चर डायलेट किया है वहाँ से फट सकता है। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हैं, लेकिन रेयर कॉम्प्लिकेशन हैं। जो जिस चीज़ का ज़्यादा कॉमन चांस होता है आपकी बीमारी के हिसाब से, वो पहले के लिए आपको आगाह किया जाता है। लेकिन फिर मैं यही बोलूँगा कि कोई भी चीज़ हम लोग शौक से नहीं करा रहे हैं कि हम लोग को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए। इलाज कराने जा रहे हैं तो कॉम्प्लिकेशन का हमेशा रिस्क रहेगा, दवा का साइड इफ़ेक्ट का हमेशा रिस्क रहेगा, लेकिन ये भी समझ लीजिए कि इलाज नहीं कराने का उससे ज़्यादा रिस्क रहेगा, तभी ये रिस्क उठाने के लिए हम लोग तैयार होते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ हम रुक रहे हैं एक और सवाल के लिए। हमारे दर्शक हमसे एक सवाल लेकर आए हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे कुछ स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी लेना चाहूँगी कि मेरे पेट में अक्सर दर्द होता है, जबकि मैं ज़्यादा खान पान में भी बहुत ज़्यादा अनियमितता नहीं करती, लेकिन फिर भी पेट में दर्द रहता है। तो इसके लिए मैं क्या करूं, आप कृपया। बड़ी कॉमन समस्या है सर, जिसमें पेट दर्द या पेट फूलने की जो समस्या है। हाँ, जी। पेट दर्द सब में बड़ा बीमारी कारण नहीं होता है, लेकिन खास करके जिस माता जी जिस एज में हैं, अगर उस एज में दर्द हो रहा है तो मैं उनको कहूँगा कोई भी दवाई ऐसे नहीं लें, वो जाके किसी से दिखा लें। क्योंकि इस एज में 45 के अगर अबव हैं और 60 के अगर अबव हैं तो कुछ भी निकल सकता है, तो एक बार दिखा जरूर लें। बाकी कॉमन चीज़ होगा तो वो दवाई यहाँ से ठीक हो जाती है। 1-2 कारण नहीं है, सैकड़ों कारण हैं जो दर्द करा सकते हैं। कुछ बहुत मामूली हैं जो सिंपल
उपाय बताने से ठीक हो जाते हैं, कुछ हैं जो थोड़ा बहुत दवाई से ठीक हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार बड़ी बड़ी चीज़ें आती हैं जिसके लिए फिर आगे और बड़ा बड़ा काम करना पड़ता है। यानी ठीक है? आपको विशेषज्ञ से मिलने की हाँ। ज़रूरत है। यहाँ हमारे एक और कॉलर हमारे साथ फ़ोन लाइन पर हैं। हेलो जी जी, अपना सवाल पूछिए। जी कहने का मतलब ये है कि सर ये आजकल गैस का जो प्रॉब्लम है बहुत ये मेजर प्रॉब्लम हो गया है, काफी लोग इससे परेशान रह रहे हैं। तो हम हम भी परेशान रहते हैं। कभी कभी बेहोशी की स्थिति भी गैस की वजह से हो जाती है, दिल का धड़कनों का बढ़ जाता है, ढकार दिन भर ढकार चलता रहता है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि गैस की समस्या ही उत्पन्न न हो, खान पान में कौन सी व्यवस्था की जाए। खाली पेट न रहने की सलाह दी जाती है, तो वो दिनचर्या जो है, जीवन शैली है, उसमें कैसे परिवर्तन लाया जाए ताकि गैस की समस्या ही उत्पन्न न हो। और यदि गैस की समस्या उत्पन्न हो जाती है तो वो कैसे उसे छुटकारा आसानी से मिलेगा। एक इसी से जुड़ा हुआ मेरा भी सवाल है सर कि जैसे गैस की समस्या की बात कर रहे हैं, इंडाइजेशन और एसिड रिफ्लक्स की भी जो समस्या है, इस पर हमारे दर्शक को ज़रूर बताइए। हाँ, बेसिकली देखिए, गैस की समस्या, पेट के हर चीज़ को लोग गैस बोलते हैं। आप डकार को गैस बोल रहे हैं, कोई जलन को गैस बोलेंगे, कुछ लोग पतला पखाना को भी गैस बोलेंगे, कुछ लोग पेट फूलने को भी गैस कहेंगे। तो गैस, पेट में होने वाला हर दिक्कत को गैस कहते हैं। तो एक बता पाना कि एग्जैक्ट आपका क्या दिक्कत उसके हिसाब से, लेकिन जो जनरल प्रिकॉशन है जिससे आपका गट हेल्थ मेंटेन रहे, उसके लिए सबसे ज़रूरी है थोड़ा एक्सरसाइज करना। आप 45 मिनट से 1 घंटा डेली एक्सरसाइज करिए। खान पान में थोड़ा संभल के खाना होगा। स्वाद भर तेल मसाला में जो खाना बनता है जनरल डेली बेसिस में घर में, तो उतना खाने में कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा तला भुना कुछ बने या बाहर से कुछ आए, थोड़ा बहुत टेस्ट करके छोड़ दीजिए। वो सब चीज़ से पेट भरेंगे तो वो सब चीज़ पेट की दिक्कत को बढ़ाता है। मीट मछली खाते हैं तो खाइए, 2-3 पीस मीट मछली नुकसान नहीं करता है। हम लोग जो उसमें ढेर सारा तेल मसाला डाल लेते हैं वो नुकसान करता है। इसके अलावा चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, शराब, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, चॉकलेट, ये सब भी पेट की दिक्कत को बढ़ाता है। ये सब को अवॉइड करना है। लेकिन जो अधिकांश लोग जो गैस से पीड़ित रहते हैं, जो डकार वकार बताते हैं, वो सब जनरली स्ट्रेस से ग्रसित होते हैं। तो चिंता हमारे लाइफस्टाइल का पार्ट हो गया है। अब हम लोग हर बात पे चिंता करने लगे हैं, तो थोड़ा स्ट्रेस कम करना पड़ेगा, थोड़ा सा शरीर को एक्टिव रखना पड़ेगा और दिमाग को फ्री रखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो यहाँ हम रुक रहे हैं एक और सवाल के लिए, तो अपने दर्शक का एक सवाल ले लेते हैं। सप्ताह में 3 दिन फास्टिंग रखती हूँ, क्या इससे मेरे लीवर पे कोई असर पड़ सकता है क्या? बहुत बड़ा सवाल है सर ये। नहीं, देखिए, फास्टिंग के बारे में थोड़ा अब कन्फ्यूजन आ गया है। कुछ रिसेंट स्टडीज़ आए हैं जिसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग से बहुत सारा बेनिफिट बताया जाने लगा है, ठीक है। लेकिन फास्टिंग टेक्निकली तब कहेंगे जब आप 24 घंटा तक कुछ नहीं खाए हैं। आप अगर बीच में फल फूल खा रहे हैं तो वो टेक्निकली फास्टिंग नहीं हुआ। तो वैसा फास्टिंग से आपको कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा है अगर आप बीच बीच में फल वल खा ले रहे हैं तो। जो लगातार जो फास्टिंग होता है उससे पेट में दिक्कत होता है, लेकिन उसका बेनिफिट भी है। तो ये ऐसा चीज़ है, इसमें बिल्कुल ये कह पाना कि आपको नुकसान ही होगा, फ़ायदा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो कंट्रोल्ड वे में आप कर रहे हैं, एक नियम के तहत कर रहे हैं, तो खास दिक्कत नहीं होती है। अगर दिक्कत होती है तो फिर डॉक्टर से मिल लीजिए। सर, पाचन संबंधी समस्या पर हम बात कर रहे हैं। कौन कौन से टेस्ट ऐसे हैं जो करा करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें हमारा, जैसे आजकल बहुत एक कॉमनली यूज़ होता है SGPT बढ़ गया है, तो कौन कौन से टेस्ट हैं जो करा सकते हैं? लीवर के लिए है, जनरल आंत के लिए, जैसे हम लोग डाइजेस्टिव के बारे में बात कर रहे हैं, लीवर के लिए भी बात नहीं कर रहे हैं। तो आंत के लिए बेसिकली कुछ जनरल बेसिक टेस्ट होना चाहिए, जैसे CBC, LFT, RFT, सब जनरल एक टेस्ट अगर साल में एक बार आप करा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये सर एक ब्लड टेस्ट है? ब्लड टेस्ट है ये। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं आप। अगर बाकी आगे टेस्ट आपके सिम्टम पे और आपके प्रीवियस जो दवाई खाया है आपने, उससे आपको कितना रिस्पांस मिला, इसके हिसाब से डिसाइड होगा। टेस्ट कभी ख़त्म नहीं होता है। एक दिक्कत 1000 बीमारी कारण होता है, हर बीमारी का अलग अलग टेस्ट है। तो किस तरफ सस्पिशन जा रहा है उस तरफ टेस्ट स्टार्ट होता है और फिर एक एक करके देखना होता है। तो जो कॉमन चीज़ है वो देख लेना चाहिए अगर लंबे समय से आपको दिक्कत है तो। नहीं तो आगे फिर एंडोस्कोपी है, CT स्कैन है, MRI है और बहुत सारे ब्लड टेस्ट हैं और बहुत तरह का टेस्ट है जो करना पड़ जाता है, जिनमें आराम नहीं मिलता है सिंपल दवाई और सिंपल उपाय से। सर, प्रिकॉशनरी कौन कौन से टेस्ट हैं जो एक ख़ास उम्र के बाद से करा सकते हैं? देखिए, ऐसा कोई एज नहीं है जो बिल्कुल बीमारी से इम्यून हो।
इसलिए ऐसा कोई एज नहीं बता सकते हैं, लेकिन जनरली कहा जाता है कि 40 इयर्स के अबव हैं। अच्छा। तो एक बार रूटीन वर्कअप जो होता है, जिसको हम लोग अब फॉल्सली जो कंपनी लोग बेच रही है हेल्थ पैकेज के नाम से कि फुल बॉडी हेल्थ चेकअप, वैसा कुछ नहीं टेस्ट होता है। लेकिन एक जनरल बेसिक जो ऑर्गन फंक्शन टेस्ट है, जैसे हीमोग्लोबिन का क्या हाल है, लीवर का क्या हाल है, किडनी का क्या हाल है, थायराइड का क्या हाल है, शुगर का क्या हाल है, ये सब जो जनरल एक पैकेज में होता है वो साल में एक बार, अगर 40 इयर्स के अबव है तो साल में एक बार जरूर करवा लें, क्योंकि कई बार बड़े बड़े बीमारी का हिंट इन्हीं सब माइनर रिपोर्ट से भी निकल जाता है। सर, यहाँ हमारे साथ फोन लाइन पर एक और कॉलर हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। हेलो 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 जी, अपना सवाल पूछिए। जी हेलो जी, कृपया अपने टेलीविजन का जो साउंड है उसे थोड़ा कम कर दीजिए। जी जी ओके, बोलिए। जी, आप अपना सवाल पूछिए। बोले कि पेट में दर्द रहता है, सूजन तक कम हो जाता है, पेट में दर्द रहता है और उसके बाद क्या बताया आपने? सूजन हो जाता है पेट में। सूजन। अब पेट में टाइम दर्द रहता है। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 32 है। अच्छा जी। जी ठीक है, आपके एज में अधिकांश लोगों में ये सिंपल एसिडिटी की वजह से होगा, तो सिंपल किसी फिजिशियन से दिखा लीजिए, एसिडिटी का दवाई खा के देखिए। अगर आराम नहीं मिले या कुछ देर पहले मैंने जो सब लक्षण बताए थे उसमें से कुछ नहीं है, तो फिर आप दवाई खा के देखिए। आराम नहीं मिलने पर फिर किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से संपर्क कर लीजिए, क्योंकि इतना से जान के सिर्फ नहीं बता सकता, क्योंकि कितने दिन से आपका दिक्कत है, साथ में और क्या क्या हो रहा है वो सारा डिटेल में जानना होता है। तो जनरल मैं यही कहूँगा किसी आसपास के फिजिशियंस दिखा लीजिए। सिंपल एसिडिटी के लिए उतना हर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास ही जाना जरूरी नहीं है। अगर सिंपल तरीके से ठीक नहीं होते हैं या जो घर बनाने वाले बात बताया मैंने उनमें से कुछ लगे तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से दिखा लीजिए। सर, सूजन की एक समस्या जो है वो रहती है। यहाँ हमारे एक दर्शक का एक और सवाल आ रहा है, तो सवाल ले लेते हैं। सर जी, जैसे मेरे हस्बैंड भी जॉब करते हैं, बेल्ट लगाते हैं, खाना भी बहुत कम खाते हैं और एकदम वेजिटेबल है, लेकिन फिर भी एकदम पेट जैसे है ना, लग रहा है कि एकदम थोड़ा फूल रहा है, जैसे फेंक रहा है। इसका प्रॉब्लम बताइए। सूजन या पेट फूलने की या ब्लोटिंग की समस्या जो है सर वो हो रही है। देखिए, ब्लोटिंग तो पेट फूलना, खाना खाने के बाद भारी लगना बहुत कॉमन समस्या है। लेकिन कई बार लोगों को पेट में पानी होता है, उसके कारण भी पेट फुला रहता है और लोग गैस समझ के घूमते रहते हैं, जो कि लीवर के कारण, लीवर सिरोसिस के कारण हो सकता है, टीबी के कारण हो सकता है, कई बार हार्ट प्रॉब्लम में, थायराइड प्रॉब्लम में, किडनी प्रॉब्लम में, कई सारे प्रॉब्लम में हो सकता है। तो एटलीस्ट अल्ट्रासाउंड करा के कंफर्म कर लीजिए कि पानी तो नहीं है पेट में। बाकी अगर चर्बी है तो चर्बी के लिए मेहनत करने के अलावा कोई आसान उपाय नहीं है। अगर कोई आसान उपाय होता तो कोई भी मोटा नहीं होता, सब मोटा होने से पहले वो उपाय करके पतला हो गया होता। तो अगर चर्बी है तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। आपने बताया बेल्ट लगाते हैं, लेकिन किस लिए बेल्ट लगाते हैं ये मुझे क्लियर नहीं हुआ। तो कुछ उनको फिजिकल प्रॉब्लम है तो उसमें फिर दिक्कत होगा, लेकिन किसी न किसी तरह का एक्सरसाइज हर कोई कर सकता है। आप कई सारे बॉडी बिल्डर देखे होंगे जिनके दोनों पैर नहीं रहते हैं, वो भी अपर बॉडी बहुत अच्छा बनाए हुए होते हैं, ठीक है। तो आपको देखना होगा कि हम किस तरह का एक्सरसाइज कर सकते हैं, उस हिसाब से एक्सरसाइज करना पड़ेगा। जी, यहाँ हमारे कॉलर का कॉल आ रहा है। हेलो हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, मेरा पेट में गैस होता है, टॉयलेट क्लियर नहीं होता है। तो लैट्रिन कैसा होता है, कड़ा होता है या ढीला होता है? नहीं, ये टाइट होता है, टाइट होता है, होता ही नहीं होता है, रोज नहीं होता है। अच्छा। और म्यूकस है। नहीं, डेली आप लैट्रिन जा पाते हैं या नहीं जा पाते हैं? डेली तो जाना ही पड़ेगा। तो कितने बार जाते हैं एक दिन में? एक दिन में कितनी बार जाते हैं आप? एक दिन में कितनी बार? 2 बार जाता है। 2 बार। हाँ। खून तो नहीं आ रहा है ना उसमें? नहीं, म्यूकस आ रहा है, म्यूकस। ठीक है, म्यूकस अपने आप में अधिकांशतः बीमारी नहीं बताता है। खास करके अगर खून मिला रहता है तो फिर बीमारी होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो पैखाना पे जोर लगाना बंद करिए। लैट्रिन अगर टाइट हो रहा है तो उसको ढीला करिए, और इससे आराम नहीं मिल रहा तो फिर दिखाइए, देखना होगा। कई बार अंदर अल्सर होता है, उसकी वजह से भी म्यूकस ज़्यादा बनता है, जो कि जनरली लंबे लंबे देर तक लैट्रिन में बैठने की वजह से बनता है, या फिर कई बीमारी की वजह से भी बनता है। तो
दिखा लेंगे तो अच्छा रहेगा। सर, जीवन शैली में परिवर्तन करके क्या चेंजेस कर सकते हैं, और एक छोटा सा मैसेज जो है वो आप हमारे दर्शकों को ज़रूर दीजिए पाचन संबंधी समस्या को लेकर। जैसा मैंने बताया 95% लोगों में ये फंक्शनल डिस्पेप्सिया होता है। फंक्शनल कहने का मतलब है आपका बीमारी कुछ नहीं है, सिर्फ जो अंग को जैसा काम करना चाहिए वैसा काम नहीं कर रहा है। जनरली इसमें दो चीज़ का इम्पोर्टेंस है, पहला सेडेंटरी लाइफ और दूसरा स्ट्रेसफुल लाइफ। ये दो को दूर करने से ही ये चीज़ ठीक होगा, नहीं तो फिर बार बार दवाई खाते रहना पड़ेगा। अब दवाई खा के कुछ बेटर तो फील करेंगे, लेकिन अगर इन दोनों चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे तो ये बार बार होते रहेगा। तो मेरा यही कहना है सिंपल कि स्वाद भर तेल मसाला में घर में जो बना के खाना है खाइए, बाहर वाला चीज़ अवॉइड करिए। हमेशा अवॉइड नहीं किया जा सकता है तो लिमिट में खाइए, और फिर खाइए तो फिर 1-2 दिन तैयार रहिए कि हल्का फुल्का दिक्कत होने जा रहा है हमको, और उस समय हल्का कोई दवाई जो जिससे आपको आराम मिल जाता है वो ले लीजिए। पेट के 95% समस्या से बचना है तो शरीर को एक्टिव रखना पड़ेगा और दिमाग को कूल रखना पड़ेगा। बिल्कुल सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हम जिस विषय पर बात कर रहे थे वो सबसे सामान्य विषय है और हर किसी से जुड़ा हुआ वो विषय है, पाचन संबंधी समस्या पर आज हम बात कर रहे थे। इस संबंध में अगर आपके भी कोई सवाल हैं, सुझाव हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल कर सकते हैं आप हमें हमारे ईमेल आईडी पर। हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। तो अगली बार फिर एक नई समस्या के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।